हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूटेट पेपर सेकंड 2020 बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान। तो दोस्तों, प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आप एक कॉफ़ी और पेन ले लें और उसमें प्रश्न का सही जवाब देंगे। और वीडियो के अंत में आप अपने तैयारी का आंकलन कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है और कितनी अभी और करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, दृश्य बिंब एवं प्रतिरूप निर्माण का कौशल कहलाता है देशिक स्थानिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, गतिबोधक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, लोग जिनका आईक्यू 90 से 109 रेंज के मध्य होता है उनकी बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि होती है, सामान्य से उच्च बुद्धि होती है, औसत बुद्धि होती है, अल्प बुद्धि होती है। तो दोस्तों श्रेष्ठ बुद्धि में विशिष्ट में कौन आ जाएगा, जिनका आईक्यू 140 से प्लस होगा, 140 से प्लस होगा। और बॉर्डर लाइन आ जाती है 70, जिनका आईक्यू लेवल 70 होता है वो बॉर्डर लाइन पे होता है। और औसत बुद्धि में आ जाएगा आपका 90 से 110 के बीच। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, औसत बुद्धि कितने से आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, सांवेगिक बुद्धि अनेक कौशलों का एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत आता है परिशुद्ध मूल्यांकन, प्रकटीकरण, संवेगों का नियम। तो दोस्तों ये तीनों ही बातें क्या है, सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, कथन और प्रभाव का प्रश्न है। तो आपको क्या है, कथन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले कथन को पढ़ेंगे और फिर प्रभाव को। तो दोस्तों प्रश्न है कथन। शोध अध्ययन द्वारा यह पुष्ट किया गया है कि टीवी के कार्यक्रम आकर्षक होते हैं, इसीलिए बच्चे अपना बहुत समय उन्हें देखने में व्यतीत करता है। और इसका प्रभाव, यह उनकी पढ़ने लिखने की आदत तथा बाह्य गतिविधियों में कमी लाता है, जैसे खेलना कूदना। तो ये दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही बात है कि टीवी के कार्यक्रम क्या है, आकर्षित होते हैं, जिनको देखकर उसका प्रभाव बच्चे पर क्या पड़ता है, बच्चा उसको क्या है, पढ़ने लिखने में क्या है, पढ़ने लिखने और बाह्य आदत क्या है, बच्चा फिर खेलेगा कूदेगा नहीं जब ज़्यादा टीवी पर कार्यक्रम देखेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, स्वस्थ व्यक्ति कौन है, वो जो अपनी भावनाओं और सीमाओं वो स्वयं के प्रति जागरूक है और स्वयं को स्वीकार करता है, जो अतीत में नहीं जीता तथा भविष्य को लेकर परेशान नहीं होता। तो दोस्तों तीनों ही बातें सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, संज्ञानात्मक कौशल क्या है, संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल, दूसरों की सहायता करने की इच्छा शक्ति, आलोचनात्मक चिंतन में संलिप्तता, और डी है सुनने की क्षमता एवं तदानुभूति। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, आपको स्तंभ ओ से स्तंभ बो को मिलाना है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम थोड़ा सा इस प्रकार से सेट कर लेंगे कि आपको सारे ऑप्शन भी दिख जाएं और प्रश्न भी। तो
आपको क्या स्तंभ अ से स्तंभ ब को मिलाना है। तो शारीरिक विकास किससे हो सकता है? खेल और व्यायाम, तो इसका फर्स्ट का क्या हो जाएगा? बी। और मानसिक विकास होगा समूह कार्य से, तो इसका हो जाएगा डी। और नैतिक विकास होगा किससे? नैतिक विकास किससे हो सकता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है मानव व्यवहार संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सीखने के सिद्धांत में स्पष्ट किया गया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या हो जाएगा? अल्बर्ट बेंडोरा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, बच्चों को जो कुछ सिखाया जाए उसकी आवृत्ति की जाए, उसे दोहराया जाए और समय समय पर उसका उसका उपयोग किया जाए, यह थॉर्नडाइक का के कौन से नियम से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है वो है, स्मृति स्तर के सीखने में अंतर्निहित 4 क्रियाओं के क्रम हैं। तो आपने क्या है? स्मृति स्तर। तो इसमें हो जाएगा, पहला ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण, पहचान, धारण और प्रत्यास्मरण। और अगला है प्रत्यक्षीकरण, धारण, पहचान और प्रत्यास्मरण। और अगला है प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यास्मरण, धारण और पहचान। और डी ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण, धारण, प्रत्यास्मरण, पहचान। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। शिक्षार्थी को क्या है ये कह रहे हैं दोस्तों, प्रश्न में है शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक, आयु एवं परिपक्वता, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, अभिप्रेरणा का स्तर एवं इच्छा शक्ति। तो दोस्तों तीनों ही बातें सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वो है, यदि पाठ्य सामग्री अथवा सिखाए जाने वाली क्रिया का बच्चों के जीवन से संबंध नहीं है, कि आप जो कक्षा में पढ़ा रहे हो और उनको सिखा रहे हो, अगर उसका बच्चे के जीवन से कोई संबंध नहीं है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है बच्चे सीखने में रुचि नहीं लेंगे, तो बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन बी है उन्हें सीखने में कठिनाई आएगी, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बातें सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है सत्य असत्य प्रकार के आइटम, और अगला है मिलान करो, और अगला है बहुविकल्पीय। तो तीनों ही ये दोस्तों क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, प्रकार के प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष पर एक निबंध लिखिए। यह उदाहरण है। किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? विस्तार उत्तरीय निबंध, और अगला है प्रतिबंधित उत्तरीय निबंध। तो दोस्तों प्रतिबंधित तो बिल्कुल नहीं होगा। और अगला है लघु उत्तरीय, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत नई दिल्ली, कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो यूके क्वेश्चन मार्क यह उदाहरण है। कैसे प्रश्नों का उदाहरण है ये? तो ये ऑप्शन नंबर ए है। यह पहचान पर आधारित प्रश्न है, चयन पर आधारित प्रश्न है, सादृश्यता पर आधारित प्रश्न है, और प्रत्यक्ष प्रश्न है। तो दोस्तों ये किस प्रकार का प्रश्न है? सादृश्यता पर आधारित प्रश्न है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, ब्लूप्रिंट एक त्रिआयामी चार्ट है जिसमें अधिभार दिया जाता है। तो पहला है आकलन के उद्देश्य को, और दूसरा है विषय क्षेत्रों को, और तीसरा है प्रश्नों के प्रकार को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? तो दोस्तों इसके ऑप्शन को देखते हैं पहले, ये पूरा नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों ही बातें क्या है? सही है। तो ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसमें ये तीनों ही बातें समाहित है? तो डी। तो प्रश्न, तो ये डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है वो है, सीखने के प्रतिफल हैं। तो पहला ऑप्शन है सीखने के उपकरण, सीख दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सीखने की विधियां, आकलन के मानक, और ऑप्शन नंबर डी है अधिगम के प्रकार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का किसके द्वारा वर्णन किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आपका वाइगोस्की, बी है प्याजे, सी है ब्रूनर, और डी है कोलवर्ग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने इसको क्या है? ढांचा भी कहा है और स्कैफोल्डिंग भी कहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न ऑप्शन नंबर पहला है ज्ञान संज्ञानात्मक पक्ष, तो बिल्कुल सही है। और अगला है शारीरिक क्षमता मनोगत्यात्मक पक्ष, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो सी है वो है अनुप्रयोग भावात्मक पक्ष। दोस्तों यही क्या है? गलत हो जाएगा। तो हमने क्या यहाँ पे नहीं वाला ऑप्शन को चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ऑप्शन प्रश्न नंबर बी है, रूब्रिक्स क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सीखने की सामग्री का आकलन, और बी है विभिन्न विषयों के मूल्यांकन के लिए मानदंड समूह, और सी है विभिन्न विषयों से संबंधित शैक्षणिक प्रक्रिया, और डी है विद्यार्थियों के प्रगति रिपोर्ट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31, विद्यार्थियों विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट में ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में प्राप्त संप्रति का विवरण होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का विवरण होना चाहिए, और ऑप्शन सी है दोनों, ए और बी, और उपयुक्त डी है उपयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो ये क्या है, ये दोनों ही बातें सही है। तो ऐसा ऑप्शन क्या है जिसमें ये दोनों बातें समाहित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको हम छोटा कर लेंगे फ़ोन के स्क्रीन को। तो दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है सृजनवादी दृष्टिकोण से सीखना क्या है। सृजनवादी, तो दोस्तों जो हमारा मस्तिष्क है उसके क्या है, दो पार्ट होते हैं। एक होता है जिसमें क्या है, संज्ञानात्मक संबंधी विकास होता है, और अगला होता है सृजनात्मक। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक में कौन सी चीज आती है, बुद्धि से संबंधित जितने भी पहलू आते हैं वो संज्ञानात्मक विकास में आ जाते हैं, और सृजनात्मक में आ जाता है जो क्रिएटिविटी से संबंधित जितने भी पहलू हों तो वो किस में आते हैं, सृजनात्मक में आते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं इसके ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए है सीखना एक सक्रिय ग्रहणशील क्रिया नहीं है। तो क्या है दोस्तों, गलत हो जाएगा, ये क्या सक्रिय क्रिया है सीखना तो। और ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों को हमेशा पाठ्य पुस्तक से सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों हमेशा ही थोड़ी पड़ती है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, राहगीर से भी सीख सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है सीखना एक सक्रिय एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कौन सी विशेषता मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे में सामान्य रूप से नहीं होती। तो दोस्तों इसको क्या है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम क्या है, नहीं होती पेपर में क्या है अच्छे से नहीं पढ़ते और हम प्रश्न को गलत करके आते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ये इसका विलंबित प्रतिक्रिया। तो ये क्या है, जिनका जो बच्चे क्या है मानसिक रूप से क्या दिव्यांग होते हैं, तो वो थोड़ा सा जो काम है वो विलंब से क्या करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, और सामाजिक बुद्धि में कमी। तो ये वाली बात भी सही है। और अगला है विकासात्मक माइलस्टोन में विलंब। तो ये बात भी सही है। तो हमने क्या बोलना है, जो नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे आगे की ओर। तो ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसके आकार को हम क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। तो जब तक दोस्तों प्रश्न अच्छे से दिखता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर लिख सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 24 है स्तंभ ओ को स्तंभ ब से क्या करना है, मिलान करना है। तो पहला है दृष्टिबाधित बच्चे, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको आप क्लास में किस प्रकार से पढ़ाएंगे। तो इसका हो जाएगा, पहले का हो जाएगा क्या, किससे पढ़ाएंगे आप, पहले का डी हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा डी, मैग्नीफाइंग ग्लास से आप क्या ऐसे बच्चों को, दृष्टिबाधित बच्चों को क्या करेंगे, इसके माध्यम से पढ़ाएंगे। तो पहले का हो जाएगा डी। तो दोस्तों ये डी अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है, पहले का डी हो जाएगा। अगला है श्रवण बाधित बच्चों को आप क्या करेंगे, उनको आप फ्लैश कार्ड द्वारा
सिखा सकते हैं। और अगला है अल्प बुद्धि। अल्प बुद्धि वाले बच्चे को आप कैसे सिखाएंगे? टॉकिंग बुक द्वारा। और अगला हो जाएगा अधिगम अक्षम। अक्षम जो क्या है, जिनको अधिगम में क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, ऐसे बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज द्वारा पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न के आकार को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो जब तक इस प्रश्न अच्छे से दिखता है तब तक कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख सकते हैं कि अभी तक का जो स्कोर है आपका कितना हुआ है। तो चलिए कक्षा कक्ष प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25। कक्षा कक्ष स्तर पर श्रवण बाधित की पहचान की जा सकती है। तो आपने क्या करना है, आपके क्लासरूम में जो ऐसा बच्चा है जिसको क्या है, सुनने में बाधिता है, जो थोड़ा कम सुनता हो, तो ऐसे बच्चे की पहचान आप किस प्रकार से करेंगे? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है भाषाई कौशल के अभाव द्वारा। और ऑप्शन नंबर 2 है पढ़ने और बोलने में विशिष्ट समस्या द्वारा। और ऑप्शन नंबर 3 है बार बार दोहराने के लिए बोलना। और ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षक द्वारा ऑडियो मैट्रिक परीक्षण। तो दोस्तों स्टार्टिंग की तीनों ही बातें क्या है, सही है। जो बच्चा कम सुनेगा वो क्या है, भाषाई कौशल क्या है, भाषाई कौशल में उसके अभाव होगा, बिल्कुल सही बात है। और अगला है पढ़ने और बोलने में क्या है, विशिष्ट समस्या आ सकती है। जब वो आपके प्रश्न को सही से सुनेगा ही नहीं तो उसका जवाब कैसे सही दे सकता है। और बार बार दोहराने के लिए बोलना, तो वो क्या है, जब आपके प्रश्न को सुनेगा नहीं तो आपको वो क्या है, बार बार दोहराने के लिए कहेगा। तो तीनों ही बातें सही है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है डिस्ग्राफिया एक प्रकार का अधिगम क्षमता है। अधिगम क्षमता का मतलब है कि आपके अधिगम में क्या आ रही है, डिसेबिलिटी। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों इसमें पढ़ने की समस्या। तो दोस्तों पढ़ने की जो समस्या होती है वो आ जाता है डिसलेक्सिया में। पढ़ने की समस्या से संबंधित कौन सा है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया तो पहला आ जाएगा डिसलेक्सिया। गणन संबंधित आ जाती है दोस्तों डिसकैलकुलिया। और लिखने से संबंधित जो समस्या आती है या अक्षमता आती है वो आती है डिसग्राफिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है तो दोस्तों अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला प्रश्न है बहुसंवेदी उपागम का अर्थ है। ऑप्शन ए है दृश्य श्रव्य माध्यम का प्रयोग, विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग, स्पर्श माध्यम का प्रयोग, और डी है गतिबोध माध्यम का प्रयोग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि बहु संवेदी, भू का मतलब बहुत और संवेदी का मतलब संवेदनाओं, उपागम का अर्थ, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा विभिन्न संवेदी माध्यमों का उपयोग या प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है टास्क एनालिसिस क्या है। तो चलिए ऑप्शन ए है यह निर्णय लेना कि कौन सी विषय वस्तु पढ़नी है और कौन सी नहीं। और ऑप्शन बी है जटिल कार्य को छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में बांटना। और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, जटिल कार्यों को, कठिन कार्यों को क्या करना चाहिए, छोटे छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में बांटना चाहिए, जिसको आप क्या है प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे चरणों में उसको बांटना चाहिए और फिर वो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, ऐसी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो फोन के स्क्रीन को थोड़ा इस प्रकार से सेट करेंगे कि आपको प्रश्न भी अच्छे से दिख जाए। तो दोस्तों ये आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये है, एक अध्यापक के रूप में लड़कियों की सकारात्मक छवि को उजागर करने के लिए क्या करना चाहिए। एक अध्यापक को आप क्या है अपने कक्ष में आपको क्या करना है, लड़कियों की सकारात्मक छवि को उजागर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए है, उनकी क्षमताओं को उजागर करना। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, पुरुषों के कार्य अथवा महिलाओं के कार्य जैसे कोई विभाजन नहीं करना। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। और अगला है, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बिल्कुल सही बात है। और डी है उपरोक्त सही। तो दोस्तों इसमें से जो सबसे सटीक जो हमें लग रहा है ऑप्शन, वो लग रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं दोस्तों ये सारी ही बातें क्या है सही लग रही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, तो प्रश्न के आकार को हम थोड़ा सा इस प्रकार से सेट करेंगे कि आपको प्रश्न देखने में परेशानी ना हो। तो दोस्तों इसको फिर से थोड़ा हल्का सा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 30, और ये आज का लास्ट प्रश्न रहने वाला है। तो ये है मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का क्रम। तो दोस्तों मैस्लो ने क्या दिया है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया, और उसमें उन्होंने क्या दिया है, आवश्यकताओं का अनुक्रम, कि सबसे पहले व्यक्ति को किस चीज की मूलभूत आवश्यकता रहती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक। तो दोस्तों इसके अंदर क्या आ जाता है, भूख प्यास। सबसे पहले आदमी क्या करता है, अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना चाहता है, जैसे इसमें भूख आ गया, प्यास आ गया। तो इसके बाद जो दोस्तों वो अगला है सुरक्षा। फिर वो थोड़ा चाहता है कि जब पेट भर जाता है कि भाई मुझे रहने के लिए थोड़ा सा क्या हो, छत हो, तो मैं उसके नीचे रह लूं। और अगला हो जाएगा दोस्तों, अगला आ जाएगा, इसके बाद आता है प्रेम और अपनत्व। जब आपके पास एक रहने के लिए मकान आ जाएगा, फिर आप चाहेंगे कि यार साथ में रहने वाला भी कोई हो। और उसके बाद आप क्या चाहेंगे, उसके बाद आप बोलते हो कि भाई जब आपके पास मकान होगा और आपके साथ रहने वाले कुछ परिवार के सदस्य होंगे, फिर आप बात करेंगे कि भाई मुझे अब आत्मसम्मान भी चाहिए। और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन बचता है दोस्तों, वो है आत्मसिद्धि। तो यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है और बहुत ही कम व्यक्ति यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला हो जाएगा आपका पहला सबसे पहली आवश्यकता होती है शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना, भूख प्यास हो गया। अगला है फिर सुरक्षा, और उसके बाद आ जाएगा प्रेम और अपनत्व, और उसके बाद आ जाएगा क्या, आत्मसम्मान, और लास्ट में है आपका आत्मसिद्धि। तो दोस्तों ऐसा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और साथ में दोस्तों अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपका 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। उसमें हम क्या करेंगे, हिंदी पेडालॉजी के 15 प्रश्न करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।